हेलो एवरीवन, फॉरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। आपका जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से ही हो जाए तो आपका एक प्रकार से टाइम वहां पर बचने वाला है, क्योंकि आप तुरंत क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो चलिए, जूलॉजी हमने पहले कर लिया था डिस्कस, अब हम यहाँ पर बॉटनी का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अनावर्त क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली प्रजातियां कहलाती है। द स्पीसीज दैट इन्वॉल्व बेयर एरिया आर कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका अनावर्त क्षेत्र होता है ना, वहां पर आक्रमण करने वाली प्रजातियां क्या कहलाती है? पोरोगामी यानी कि पायोनियर स्पीसीज, या फिर अनुक्रमिक जाति, या फिर चरम जाति, या फिर कर्मक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपका क्लियर होना चाहिए कि ये अनावर्त क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, ये आपका जो बेयर एरिया है ये क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, वनस्पति विज्ञान का क्वेश्चन है। तो बताओ, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बायोलॉजी की, तुरंत आंसर दो इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके जो प्रैक्टिस है वो भी साथ में हो जाए और तैयारी भी साथ में हो जाए। सो यहाँ पर आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखो, हमको तो पता है क्योंकि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वह है पायोनियर स्पीसीज यानी कि पुरोगामी जाति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने भी यही चूज किया है तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अनावर्त क्षेत्र क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने इस प्रकार का एरिया काफी सारी जगह देखा होगा, इस प्रकार का, जहां पर इस प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको ये बोलते हैं, यहाँ देखो आप, इनको लाइकेन वगैरह मोसेज हो गए, ये इस प्रकार के एरिया में ये होता है आपका अनावर्त क्षेत्र। इस प्रकार का क्षेत्र होता है अनावर्त, जो काफी सारी जगह देखने को मिलता है। इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये होता है आपका अनावर्त क्षेत्र, इसलिए इसका राइट ऑप्शन पायोनियर स्पीसीज। तो इस प्रकार से आंसर देना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही शानदार। स्क्रॉल डाउन इसको कर लेते हैं। सबसे व्यापक रूप में एथिलीन के हस्त्रोत की तरह प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। द मोस्ट वाइड यूज कंपाउंड आर सोर्स ऑफ एथिलीन, यानी कि जो एथिलीन के हस्त्रोत की तरह प्रयुक्त होता है। एपिनेफ्रिन, एथिफॉन, या फिर जेटिन, या फिर काइटिन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने थ्योरी में अवश्य पढ़ा होगा। जो हमारा कोर्स है, जिन्होंने बाय कर रखा होगा उनको तो सब कुछ पता है कि हमने थ्योरी के रूप में आपको उपलब्ध भी करवा रखा है। जो हमारा बहुत ही सस्ता वाला कोर्स है, पूरा पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवा रखा है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने पढ़ा होगा ना वो, तो आपको आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिफोन। ठीक है, बिल्कुल, एथिफोन जो होता है उसको एथिलीन के स्रोत की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मार्केट में भी देखा होगा आपने एथिफोन, इस प्रकार का मिलता है एथिफोन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मार्केट में। ठीक है, तो इसको उसकी तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये ब्रांड नाम है, और नीचे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इसका वो हो गया एथिफोन। सो यहाँ पर इसका आंसर हमको इसलिए आया क्योंकि हमने एनसीईआरटी को पढ़ रखा है, और हमारे जो शॉर्ट नोट है वो हमने पढ़ रखे हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन एथिफोन। ठीक है, अगर आपने भी यही चूज किया था तो 1 नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट ट्रू। अब यहां पर नॉलेज आपकी चेक करना चाहता है एग्जामिनर, कि आपको इन सब के बारे में पता है या फिर नहीं। जैसे टेट्रोजेस, एरिथ्रोथ्रोस, पेंटोज, राइबोसोम, डीऑक्सीराइबोसोम, हेक्सोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, डाइसेक्राइड, ग्लैक्टोज, या फिर सूडो हेप्टोज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
यानी कि एग्जामिनर को तो ये चाहिए कि इन सब के बारे में आपको पता है भी या नहीं। तो हमारे जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा होगा उनको तो सब कुछ पता है, वो तो तुरंत इसका आंसर दे देंगे कि इसमें कौन सा मेल नहीं खा रहा है। नहीं पे देखना आप ध्यान, बहुत सारे इसको देखते नहीं है। यहाँ पर नॉट ट्रू के बारे में पूछा गया है, ना कि ट्रू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। कौन सा मेल सही नहीं है बताओ। बिल्कुल आपने सही चूज किया होगा। डाइसेक्राइड जो है उसका एग्जाम्पल ये नहीं है जो यहाँ पर दे रखा है कि ग्लेक्टोज और सूडोहेप्टोज, ये गलत बात है। तो यहाँ पर हमको मेल 4 वाला सही हमारा हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने भी यही चूज किया है ना तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा। डाइसेक्राइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोनोसेक्राइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, पॉलीसेक्राइड के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलो हमारे नोट्स का थोड़ा रूप में आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि डाइसेक्राइड क्या होता है। वे शर्करा जो मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयुक्त होने पर जल के निष्कर्षण द्वारा बनते हैं डाइसेक्राइड कहलाते हैं, जैसे कि सुक्रा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अगर ये होता तो फिर मेल सही था, बट वहां पर तो कुछ और ही दे रखा है, इसीलिए वो हमारा मेल नहीं हो रहा। तो हमारा राइट ऑप्शन इसीलिए डाइसेक्राइड वहां पर था। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन तीनों के बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। केमिस्ट्री में भी आपके बनेगा, जो रसायन विज्ञान में क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी बनेंगे, और बायोलॉजी में भी बनेंगे। दोनों जगह आपको काम आने वाले हैं। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में अंतर अवश्य देख लेना अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। हमारे नोट्स में तो ये बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमको भी नोट्स चाहिए। सो आपके लिए पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। ये कोर्स आपके लिए बना रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 349 का। मैं आपको ये सारे पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ये सारे पीडीएफ इस कोर्स के द्वारा आप बाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो भी चाहिए और प्लस नोट्स वगैरह सब चाहिए तो ये वाला कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोर्स खरीदना है तो इन पे आप इंक्वायरी ले सकते हो, इन पर आप पूछताछ के लिए बोल सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं नोट्स खरीदने के लिए, या फिर एमकेएस एकेडमी पर सीधा जाके आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एमकेएस एकेडमी का। ओके चलिए, कोर्स तो आप खरीद ही लोगे, लिंक तो नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इसीलिए ये गलत बात थी, ठीक है, क्योंकि हमको नॉलेज थी डाइसेक्राइड की, इसीलिए हमने इसको बता दिया। हमको तो मोनोसेक्राइड की भी थी, पॉली की भी थी। तो इस प्रकार से नॉलेज होना चाहिए आप में भी। और हमारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको तो पूरी नॉलेज है। चलो, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं कहलाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वायरस द इंफेक्टेड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऑप्शन है वायरॉइड, रेट्रो वायरस, या फिर वायरोफेज, या फिर बैक्टीरियोफेज। ईमानदारी से बताओ, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर आपने। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है और सभी को आना चाहिए। इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ऑप्शन 4 बैक्टीरियोफेज। तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो अगर आपने भी इस पर टिक लगाया ना, नंबर 4 और इसका आप देख पा रहे बैक्टीरियोफेज। अगला, बायोपायरेसी निम्नलिखित में से किस एक वक्तव्य से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू बायोपायरेसी। देखो, बायोपायरेसी शब्द के अर्थ आपको पता होना चाहिए पहले तो कि क्या होता है, तो आप इसका आंसर कर पाओगे फिर। सो आपने 12th की एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, वहां पर बायोपायरेसी आया था, और हमारे जो नोट्स है वहां पर तो इसका पूरा विवरण दे रखा है। तो बायोपायरेसी में कौन सा सही होगा हमको तो पता है। देखो बताओ, पहले आप बताओ कौन सा सही होगा, अपने मन में सिलेक्ट कर लो आप तो कोई भी क्वेश्चन ईमानदारी से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान, यानी कि फर्स्ट वाला, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोपायरेसी का। आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट। तो बायोपायरेसी की थोड़ी नॉलेज मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए,
जो बायोपायरेसी है इसका अर्थ होता है जैव संसाधनों का अनुचित प्रयोग, यानी कि चोरी करना बिना उस राष्ट्र के परमिशन के। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज होती है रिलीज, उनमें भी काफी बार बायोपायरेसी हो जाती है। ठीक है, तो हर जगह देखो डर रहता है प्रोडक्ट के चोरी होने का, कॉपी करने का, तो ये होती है बायोपायरेसी। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये तो आपको ईमानदारी से खुद को ही पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की तरह काम करता है? ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए, बच्चे बच्चे को आना चाहिए। एनसीईआरटी 11th की बुक पढ़ा होगा आपने, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, माइकोराइजा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, मुक्त जीविक बैक्टीरिया, हरी खाद, सब पढ़ रखा है आपने। तो बता दो फिर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जैव उर्वरक की तरह काम करता है, कौन करता है? सो देखो हमने तो 11th की जो एनसीईआरटी है फर्स्ट में वहां चैप्टर वहीं पर हमने तो पढ़ लिया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्या करता है, जैव उर्वरक की तरह काम करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चेकआउट आप कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये साइनोबैक्टीरिया किस तरह का होता है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका अगर कुछ एक ही साथ देखेंगे तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का। तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और रिपीट होने के चांस है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि मानक ताप पर शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है? व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 100, 0, 10, 1। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। मानक ताप पर शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये तो हर किसी को पता होना चाहिए कि हाँ सर ये इतना होता है, हमको पता है। थ्योरेटिकल है, कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, यानी कि 0। ठीक है, कितना होता है? 0 जल विभव। तो ये इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हो। अगर आपने भी यही किया था तो नंबर दे लो अपने आप को 1। अगला निकल के आ रहा है आपका कि काग अस्तर और कागजन क्रमशः निर्देशित करते हैं पोलेंड्रम एंड पोलेजन रेस्पेक्टिवली डिनोट, किसको करते हैं? सिंपल, आपने पढ़ा होगा ना स्ट्रक्चर। यहां पर है द्वितीय कॉर्टेक्स और कार्क और कॉर्कोम्बियन, या फिर द्वितीय कॉर्टेक्स और कार्क और कॉर्टेक्स, पॉलीड्रम एंड पॉलीजन रेस्पेक्टिवली डिनोट किसको करते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, बस डायग्राम पता है तो उससे आपको इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द्वितीय कॉर्टेक्स और कार्कोम्बियन। डायग्राम पता होना चाहिए बस, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं। चलो अभी इस तरह का जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वहां से आप इसको याद कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, कॉर्कोम्बियन दे रखा है, सेकेंडरी जाइलम, ये आपको पता होना चाहिए इसके पार्ट। तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट आपको डायग्राम पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमको डायग्राम पता था इसलिए हमने इसका राइट ऑप्शन कर दिया। और इस प्रकार अगर आपको भी पता हो जाएगा डायग्राम तो आप भी यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हल कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उस गुणसूत्र का नाम बताइए जिसका सूत्र केंद्र अंत यानी कि अंतिम छोर के पास होता है। अंतिम पे नहीं होता, बस उसके पास होता है। नाम द क्रोमोसोम विथ इट्स सेंट्रोमेयर क्लोज टू इट एंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो आराम से बन रहे हैं कि मध्य में होगा तो क्या होगा, अंतिम में होगा तो क्या होगा, अंतिम से पहले होगा तो क्या होगा, है ना, बीच में होगा तो क्या होगा। तो बताओ क्या होगा? अंतिम छोर के पास है।
ईमानदारी से आंसर करो इसका। क्या यहाँ पर मेटासेंट्रिक होगा, क्या यहाँ पर सबसेंट्रिक होगा, क्या यहाँ पर एरोसेंट्रिक होगा, क्या यहाँ पर टेलोसेंट्रिक होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है आपके ख्याल से। जो भी आ रहा है मन में टिक लगा लो कि हाँ हमारे ख्याल से तो ये होगा, ताकि जब भी मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर आप दोबारा गलती नहीं करोगे। सो देखिए, हमको तो डायग्राम पता है और बायोलॉजी में डायग्राम का इतना महत्व है, इतना महत्व है, चाहे आपके जूलॉजी हो बॉटनी हो, डायग्राम से बहुत कुछ याद रहता है लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर हमको बस डायग्राम पता था, तो इसलिए इसका आंसर हमको आ गया एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे याद करें, तो चलो मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप हल कर सको। तो देखिए, इसके लिए आपको क्रोमोसोम टाइप, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो, क्रोमोसोम अगर कुछ इस तरीके से सेंटर में है तो इसको आप मेटासेंट्रिक बोल सकते हो। देखो यहां पर है, अगर मान लो थोड़ा यहां पर दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, आप देख पा रहे होंगे बहुत अंतर है इसमें और इसमें। लॉन्ग आर्म इधर है और शॉर्ट इधर, तो बराबर है दोनों, ठीक है। इधर तो आप देख पा रहे होंगे दोनों बराबर है, ये और ये, इधर इधर ये लंबा है, इधर ये छोटा है, तो इसको बोलते सब मेटासेंट्रिक। अगर ये कंडीशन आ जाए सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अब यहाँ पर क्रोमोसोम आप देख पा रहे होंगे थोड़ा इधर है, एंड से थोड़ा पहले, तो यही सिचुएशन हमसे पूछी गई थी, इसीलिए यहाँ वहाँ पर एक्रोसेंट्रिक राइट ऑप्शन था, क्योंकि अंतिम के थोड़ा पास है। अब आप बोलेंगे सर अगर पूरा अंतिम हो जाए तो उसको टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। तो ये चार कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ऐसे आपका सिलेक्शन होता है। देखो, तो क्रोमोसोम के टाइप याद कर लेना, चाहे तो स्क्रीन का शॉट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अंतिम था, तो इसका एक्रोसेंट्रिक राइट ऑप्शन हो गया, अंतिम के थोड़ा पास। ओके, अगर आपने भी इसी पे टिक लगाया था ना तो नंबर दे लो 1 अपने आप को। अगला क्वेश्चन निकल के आ गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषी परजीव है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको प्रकाश संश्लेषी जीव और अप्रकाश संश्लेषी जीव के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो देखो, हमको तो पता है क्योंकि हमने हमारे पूरे नोट्स हमने खुद ने बनाए हैं, तो हमको तो पता ही रहेगा क्योंकि पूरा नोट्स आपके लिए बना रखा है। अवपंग पंपूदी, तो यहाँ पर देखो प्रकाश संश्लेषी जीव है, तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं है, अमीबा भी नहीं है, ठीक है, पैरामिक्सिन भी नहीं है, युग्लिना बचा क्या? एक ही बचा युग्लिना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा युग्लिना हो जाएगा, जो कि एक प्रकाश संश्लेषी परजीव है। आपका जो युग्लिना है इस तरीके का होता है, और ये आपने जो हमारी छोटी क्लासेज होती है 8वीं 10वीं वहाँ पर भी देखा होगा। इस तरह का डायग्राम तो आपने देखा ही होगा ना युग्लिना का। तो ये प्रकाश संश्लेषी जीव होता है, याद रख लेना दिमाग में। तो इस तरह डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इस प्रकार का दिखाई देता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, जड़ कोशिकाओं में पत्ती कोशिकाओं की तुलना में जल विभव कम होता है, कारण बताइए। आपके एनसीईआरटी की बुक में जल विभव टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आ गया और हमेशा क्वेश्चन बनता है जल विभव से। रूट सेल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन लीफ सेल गिव रीजन। तो यहां पर देखिए, पत्ती कोशिकाओं का विलय सांद्रण कम होता है, या फिर जड़ कोशिकाओं का विलय सांद्रण अधिक होता है, या फिर पत्ती कोशिकाओं का विलय सांद्रण अधिक होता है, या फिर जड़ कोशिकाओं का विलय सांद्रण कम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो आपके एम्स का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। और जिन्होंने हमारा कोर्स खरीद लिया है उनका सिलेक्शन तो 100% है,
क्योंकि हमने खुद ने सिलेक्शन पाया है तो आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे, सिंपल सी बात है। बताइए ईमानदारी से स्टूडेंट, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो अपने मन में। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़ कोशिकाओं का विलेय सांद्रण अधिक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी कारण पत्ती कोशिकाओं की तुलना में जल विभव कम होता है। तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि हम तो डायग्राम ही याद रखते हैं अधिकतर। तो चलिए आपको समझाने के लिए आपको ले चलता हूं डायग्राम पर। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार का डायग्राम आपकी बुक में भी आपने देखा होगा, बट वहां पर अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लो वाटर पोटेंशियल ऊपर होता है, ठीक है, और नीचे हाई वाटर पोटेंशियल होता है, इतना से याद रख लो आप तो, कि जड़ों में तो क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी कम होता जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दोगे कि कहाँ पर अधिक होता है कहाँ पर कम होता है। जड़ में देखो अधिक होता है, तन में थोड़ा कम, पत्तियों में और कम, तो बस यही पता होना चाहिए और क्या। ये डायग्राम याद रख लोगे ना कि जड़ों में अधिक होता है और ऊपर कम होता चला जाता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ का। तो इस तरीके से समझना होता है हर एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का उल्टा हो गया, ठीक है, तो उसका कारण ये निकल के आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि पृष्ठीय संरचना जो बैक्टीरिया की संलग्न में मदद करती है, सरफेस स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया इन अटैचमेंट आर। ये चार ऑप्शन है, कशाभिका और परिकोशिका, झालर और परिकोशिका, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो फिम्ब्राई एंड सेल इनवलप, पिली एंड फिम्ब्राई, या फिर सीलिया एंड फ्लैजिला। सरफेस स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया इन अटैच। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए किसकी हेल्प से अटैच होता है, तो आपने पीली एंड फिम्ब्राई के बारे में सुना होगा, जो पीली एंड फिम्ब्राई होता है उसकी हेल्प से। तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पीली एंड फिम्ब्राई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द केस ऑफ म्यूटेशन इवेंट विच ऑफ नाइट्रोजिनस बेस गुआनिन रिप्लेस साइटोनिन। उत्परिवर्तनीय घटना की वह स्थिति पहचानिए जिसमें एक नाइट्रोजनी बेस गुआनिन साइटोनिन से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें ग्वानिन साइटोसिन से प्रतिस्थापन हो गया, तो इसको प्रतिलेखन, हस्तांतरण, संक्रमण, ट्रांसवर्जन। ये चार कंडीशन आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए भी डायग्राम पता होना चाहिए। तो हमको तो पता है डायग्राम, तो आप बताओ अगर आपको भी पता है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसीजन, ठीक है, संक्रमण बोलते हैं इस कंडीशन को, और इसका राइट ऑप्शन ट्रांसीजन ही है वास्तव में। तो अगर आपको भी ऐसे आंसर आना चाहिए तो इसके लिए डायग्राम चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका ट्रांसीजन हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया, ट्रांसीजन और ट्रांसवर्जन। तो इसमें जो प्रतिस्थापन हो रहा है, एडेनिन, गुआनिन, एडिसिन, ठीक है, साइटोसिन, सब कुछ इसमें दे रखा है कि ये प्रतिस्थापन होगा तो क्या बोलेंगे उसको। तो ऐसे डायग्राम याद रखा करो आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के स्थान की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर थाइलोकॉइड झिल्ली, स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, या फिर थाइलॉइड ल्यूमेन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर भी डायग्राम अगर आपको पता है तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। आई होप आपने वन ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए क्या होगा। हमने तो पता है स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स, बिल्कुल स्ट्रोमेटिक मैट्रिक्स इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स क्या होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए
स्ट्रोमा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। इसका डायग्राम में जितना भी आप थैलेकोइडियरा, स्ट्रोमा सब कुछ इसमें दिखा रखा है और इसके बारे में वन वन लाइन हमने हमारे नोट्स में दिखा रखी है। तो जिन्होंने नोट्स खरीद रखा होगा उनका सिलेक्शन तो पक्का है। अब आप बोलेंगे सर हमको भी नोट्स चाहिए, हमको भी सिलेक्शन चाहिए, तो लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगला एलिजा के सिद्धांत पर आधारित है। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबायोटिक प्रतिक्रिया या फिर एंटीबॉडी एंटीबायोटिक प्रतिक्रिया, एंटीबॉडी प्रतिरोधी अंतरक्रिया या फिर एंटीजन एंटीबायोटिक अंतरक्रिया। ध्यान से क्वेश्चन किया करो, ऐसे कंफ्यूज आप हो जाते हो। बहुत सारों को तो एंटीबायोटिक जाने एंटीबॉडी लगता होगा, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज एग्जामिनर आपको करना चाहता है, आपको गुमराह करना चाहता है एग्जामिनर। बट जिन्होंने हमारा कोर्स खरीद रखा होगा वो किसी के गुमराह करने में नहीं आएंगे, ठीक है। तो एलिजा तो देखो एक टेस्ट होता है, आपको पता होगा, HIV एड्स में भी किया जाता है और जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को मेजर करने में भी किया जाता है। और आपने पढ़ भी रखा होगा शायद NCERT में। क्वेश्चन है ये, तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो इसके लिए हमको एलिजा की पूरी नॉलेज है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हमको तो पता है। आपने भी वन तो सेलेक्ट कर ही लिया होगा कोई सा भी अपने मन में। तो चलो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बता रहा हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, ये होता है और इसी सिद्धांत पर ये आधारित है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब चलो इसका डायग्राम भी देख लो आप। इस तरीके का होता है आपका डायग्राम। यहाँ पर एंटीजन एडिशनल आप देख पा रहे होंगे, एंटीजन आप देख पा रहे होंगे। अब देखो क्वेश्चन तो यूं भी पूछ सकता है कि इसका एलिजा का पूरा नाम क्या होगा। तो बताओ क्या होगा एलिजा का पूरा नाम। एलिजा का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो सिंपल आपको कर देना है, यह है एलिजा का पूरा नाम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो देखो जिन्होंने हमारा कोर्स खरीद रखा है उनका सिलेक्शन तो पक्का है। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप खरीद सकते हो। सो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए NCERT के बेस पे। तो 15 में से आपने कितने सही किए ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर ये सारे PDF आपको अपने मोबाइल में चाहिए, अपने पास चाहिए, तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप कोर्स बाय करके सारे PDF अपने मोबाइल में पा सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आपको कोर्स खरीदना है, PDF वगैरह चाहिए, तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।